तीन चरणों के चुनाव के बाद महामिलावट करने वाले जो लोग बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, आज चौथे चरण के चुनाव के बीच आपका ये स्नेह देखकर वे और भड़कने वाले हैं। उन्हें पता है कि 4 चरणों के बाद वो चारों खाने चित्त होने जा रहे हैं और इसलिए वो कानों में जा जाकर के अफवाह फैला रहे हैं। वो लोगों को कहते हैं, अरे भाई मोदी तो जीत गया है, अब तो मोदी की सरकार बन गई है, ये इतनी गर्मी में वोट देने क्यों जाते हो, अब तुम्हें वोट देने की जरूरत नहीं, मोदी तो जीत गया है। अब इन्होंने ये खेल शुरू किया है। भाइयों बहनों, वोट करना ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी है हमारी। मोदी जीतने वाला है ये पता हो तो भी ज्यादा वोट करना चाहिए। ये इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, वरना आजकल वो सब जगह यही बोल रहे, अरे मोदी तो जीत गया, वह गर्मी में कहां जाते हो, घर बैठो, ऐसा कर रहे। भाइयों बहनों, ये बड़े चालाक और चतुर लोग हैं। झूठ बोलने में उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। इसलिए हमें जीतना तो है, लेकिन आन बान शान के साथ जीतना है और जीतने तो वाले हैं, लेकिन उस जीत में आपका भी तो कमल का फूल होना चाहिए। भगवान आशीर्वाद सबको देते हैं, ये लोकतंत्र भी आपको आशीर्वाद देने वाला है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद के बावजूद भी हम जाकर के मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। उसी प्रकार से ये लोकतंत्र के मंदिर में ये लोकतंत्र रूपी भगवान है, हमें वहां पर जाकर के बटन दबा करके ये लोकतंत्र रूपी भगवान का, संविधान रूपी देवता का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। साथियों, आपके इस सेवक ने पूरी ईमानदारी से आपके लिए, देश के लिए काम करने का प्रयास किया है। याद करिए, आप लोग कभी सुनते थे कोयला घोटाला, कभी चीनी घोटाला, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला, कभी राशन घोटाला, यहां तक कि धरती के भीतर से जो खनिज निकलते हैं उनमें भी ये लोग घोटाला कर जाते थे। अब ये सारे घोटाले आपके इस चौकीदार ने ताले लगा दिए हैं। अब ये लूट करने वालों की जो दुकानें थी वो बंद हो रही है, तो सारे घोटालेबाज जरा ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आज ये घोटाला करने की हिम्मत तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अब चौकीदार को गाली देने का रास्ता चुना है। साथियों, जब ईमानदारी हो, साफ नीयत हो, तो बिना लूट खसोट वाली सरकार भी चल सकती है और देश का विकास भी हो सकता है। आज इसी वजह से पूरा देश विश्वास के साथ अपने इस सेवक, अपने इस चौकीदार के साथ खड़ा है। भाइयों और बहनों, आज के नौजवानों, 21वीं सदी में पहली बार वोट डालने जा रहे युवकों को मैं इनके मिशन महामिलावट से सतर्क करना चाहता हूं। मिशन महामिलावट यानी केंद्र में
ऐसी खिचड़ी सरकार जो कमजोर रहे, जिस सरकार में ये लोग करोड़ों का, अरबों का रुपया इधर से उधर कर पाए, जो इनके परिवारों को, इनके रिश्तेदारों को गुलाम की गुलामी करने के लिए मजबूर कर दे और जो चाहे वैसे अनाप शनाप सही गलत काम करवाते रहे, एक किसी भी कीमत पर देश में एक मजबूत पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं चाहते। साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों ने आज से 23-24 साल पहले भी ऐसे ही मिशन महामिलावट का खेल शुरू किया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री न बन पाए, इसके लिए कांग्रेस ने कई दलों को इकट्ठा कर लिया था। नतीजा क्या हुआ? हर 2 साल में वो ऐसा समय गया देश का, हर 2 साल 3 साल, 2 साल 3 साल सरकार बदलती थी, प्रधानमंत्री बदलते थे, बार बार चुनाव आते थे, देश कोई काम ही नहीं कर पा रहा था और कांग्रेस को मजा आ रहा था। वो पीछे से खेल खेलता रहता था भाइयों बहनों, और मौका पड़ते ही वो डोर खींच लेता था, सारा ध्वस्त हो जाता था। उनको देश की चिंता नहीं थी, देश की युवा पीढ़ी की चिंता नहीं थी, रोजगार की चिंता नहीं थी, किसान की चिंता नहीं थी। उनको तो अपना खेल चलता रहे, यही उनका था। आज भी कांग्रेस को मालूम है वो सरकार किसी भी हालत में नहीं बना सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि डोर खींचने का काम उसको मिल जाए, खिलौनों की तरह सरकार खेलती रहे, ये उनका है। क्या आप ऐसी स्थिति फिर से चाहते हैं भाइयों बहनों? ऐसी डामाडोल स्थिति चाहते हो? ऐसी डामाडोल स्थिति हमें मंजूर है? क्या 21वीं सदी का भारत ऐसी स्थिरता कभी पसंद करेगा? भाइयों बहनों, ऐसी अस्थिरता हमें नहीं चाहिए। हमें स्थिर और मजबूत सरकार चाहिए। साथियों, इन लोगों को आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, ये अपने भविष्य को बचाने में जुटे हुए हैं। भाइयों और बहनों, झारखंड ने तो खुद राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा दौर देखा है। अस्थिर सरकारें कैसे लूट खसुट करती हैं, वो झारखंड ने अनुभव किया है। मुख्यमंत्रियों तक को जेल में जाना पड़ा है। साथियों, कांग्रेस और अस्थिरता के दौर ने झारखंड का जो नुकसान किया, उसकी भरपाई करने की एक ईमानदार कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की है। पहले की सरकारों और भाजपा एनडीए सरकार के काम करने के तरीके में क्या अंतर है, इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। साथियों, कोडरमा से रांची तक की रेल लाइन, इसकी मंजूरी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, करीब करीब आज से 20 साल पहले वो निर्णय हुआ था। फिर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आई और ये योजना ठप पड़ गई। 2014 में आपने इस सेवक को अवसर दिया। अब कोडरमा, हजारीबाग, बरकाना, सिद्धवार सेक्शन तैयार है और 1-1.5 साल में रांची तक पूरी लाइन तैयार करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, हम सिर्फ नई रेल लाइन नहीं बनाते रहे, बल्कि ट्रेन की गति भी तेज चले, इसके लिए ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इसी तरह यहां सड़कों की स्थिति भी अब बेहतर हो रही है।
अब कोडरमा से बाबा धाम, देवघर और गेड़ी आना जाना कुछ ही घंटों में हो जाता है, वरना पहले दिन के दिन लग जाते थे। साथियों, एक काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले की सरकारों ने सिर्फ अपना फायदा देखा, आप लोगों का हित नहीं देखा। भाइयों और बहनों, इन लोगों की राजनीति का आधार रहा है गरीब को लाभ पहुंचाने वाले फैसलों का, पिछड़ों को लाभ पहुंचाने वाले फैसलों का वो टालते रहते थे। याद करिए, देश में बरसों से मांग हो रही थी कि पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले, लेकिन ये लोग बार बार हमारी कोशिशों को ब्रेक लगा रहे, उसे अटकाते रहे। इनकी सारी राजनीतिक चालों और साजिशों को हराने के बाद पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, ये लोग किसी के नहीं है। इन लोगों को जहां अपना वोट बैंक नहीं दिखता, ये उस इलाके को गरीब बनाकर रखते हैं, पिछड़ा बनाकर रखते हैं, वहां के लोगों को पूछते तक नहीं है। मेरे गरीब आदिवासी भाई बहन के साथ भी इन लोगों ने यही किया है। साथियों, हम विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई पर काम कर रहे हैं। कोडरमा में केंद्रीय विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, गिरिडीह में मॉडल डिग्री कॉलेज, गोडा में टेक्निकल कॉलेज इसी सोच का परिणाम है। कोडरमा और चाईबासा में मेडिकल कॉलेज, देवघर में एम्स अस्पताल और गांवों में आधुनिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना से तो झारखंड के गरीबों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज गरीब से गरीब को भी उपलब्ध हो रहा है। साथियों, भाजपा की सरकार की जितनी भी योजना है वो सामान्य मानवीय का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। ये योजनाएं गरीब को उस दिशा की तरफ ले जाती हैं जहां उसे गरीबी से बाहर निकलने का हौसला मिले। अपना घर हो, गैस का चूल्हा हो, शौचालय हो, मुफ्त इलाज हो, ये गरीब को शक्ति देने वाली सुविधाएं हैं। ऐसे ही जो छोटे किसान हैं, उनके खाते में सीधे पैसे जमा किए जा रहे हैं ताकि उनको छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अब तो एक कदम आगे बढ़ते हुए हमने ये भी तय किया है कि 23 मई को फिर एक बार जब मोदी सरकार बनाएंगे तब पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ हर किसान परिवार को देंगे। भाई और बहनों, विकास तभी होता है जब व्यापार कारोबार बढ़ता है। ये तभी बढ़ता है जब शांति होती है, जीवन की सुरक्षा होती है। ये चौकीदार झारखंड के देश के चप्पे चप्पे की सुरक्षा को लेकर चौकन्ना है। कांग्रेस और महामिलावटियों के राज में यहां क्या स्थिति थी वो भी याद करिए। यहां उमाचंद साहू जी बैठे हैं, कैसे इनको नक्सलियों के डर से अपना गांव तक छोड़ना पड़ा था। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनका जीवन, जिनके सपने हिंसा ने तबाह किए हैं। लेकिन साथियों, आज परिस्थितियां बदल गई हैं। डर के कारण जो गांव सुने हो गए थे, वहां लोग अब लौटने लगे हैं। जिन गांवों में कभी लाल आतंक दिखता था, वहां अब बुधिया बल की रोशनी पहुंच रही है। मोटर गाड़ियां आने जाने लगी है। नक्सल प्रभावित इन इलाकों में उमाचरण जी जैसे हमारे अनेक साथी और हमारे आदिवासी भाई बहनों, हमारे दलित भाई बहनें
और समाज के पिछड़े लोगों के हक दिलाने के लिए लड़ते रहना, यही एक सबक हमने सीखा है। ऐसे तमाम साथियों, सुरक्षा बलों के हमारे जवानों और शहीदों को मैं शीश झुका करके नमन करता हूं। लेकिन साथियों, देश की सुरक्षा में जुटे हमारे वीर बेटे बेटियों को लेकर कांग्रेस और उसके साथी क्या सोचते हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे। भाइयों बहनों, कर्नाटक में जहां कांग्रेस एक सरकार चला रही है, उस सरकार के जो मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री का बयान गंभीर होता है, सामान्य नहीं होता है। और वो तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जिनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, देवेगौड़ा जी। ये मुख्यमंत्री ने क्या कहा, वो बताते हैं कि भाई सेना में कौन जाता है, पुलिस में कौन जाता है, सुरक्षा बलों में कौन जाता है। इसके लिए उन्होंने जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला है, आंख में से आंसू ला देने वाला है, मन में गुस्सा भर देने वाला है। उन्होंने कहा कि सेना में, फौज में, पुलिस में, सुरक्षा बलों में वो लड़के जाते हैं जो भूखे मरते हैं, उनके पास खाने के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं होती है, वो बहुत गरीब होते हैं, इसलिए पेट भरने के लिए वो फौज में जाते हैं। भाइयों बहनों, ये देश के वीरों का अपमान है कि नहीं है? ये वीर माताओं का अपमान है कि नहीं है? क्या 2 रोटी के लिए लोग गोलियां खाने जाते हैं क्या? अरे ये घर छोड़ते हैं मातृभूमि के लिए, ये घर से निकलते हैं सामान्य मानवी की सुरक्षा के लिए। ये अपना जिंदगी हथेली पर लेकर के निकल पड़ते हैं, दुश्मनों को साफ करने के लिए, मुकाबला करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की मानसिकता है। अगर कोई कांग्रेस का नेता कह देता है कि सेना के हमारे सेनापति ये गली का गुंडा है, तो उनके एक मुख्यमंत्री कहते हैं ये भीख मांगने वाले लोग, पेट न भरता है, ऐसे लोग सेना में जाते हैं। भाइयों बहनों, जो ऐसा अपमान करते हैं, जिनकी ऐसी सोच है, क्या ऐसे लोगों को कभी भी गलती से भी वोट पड़ना चाहिए क्या? गलती से भी पड़ना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, इसलिए हमें बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। कांग्रेस और उसके साथियों का जो रवैया है, उससे बीते 5 वर्ष से जो शांति लौट रही है, वो फिर खतरे में पड़ सकती है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर उसके सहयोग से कोई सरकार बनती है तो देशद्रोह का कानून हटा दिया जाएगा, यानी जो नक्सलियों को मदद देने वाले लोग हैं उन पर ही कार्रवाई करना मुश्किल होगा। ये है कांग्रेस की सोच। साथियों, बात चाहे पाकिस्तान के आतंकवादियों की हो या फिर घर में छुपे गद्दारों की, आपका ये चौकीदार किसी को नहीं छोड़ेगा। ये चौकीदार किसी को नहीं छोड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, ये तय है कि जहां से भी हमें खतरा होगा वहां हम घुस करके मारेंगे। आप बताइए साथियों, हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बताइए, ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? मोदी ये काम तभी कर पाएगा जब कोडरमा वालों का वोट कमल के फूल पर और गिरडी वालों का वोट केले के निशान पर पड़ना चाहिए। और आप कमल को वोट देंगे या केले को वोट देंगे, जैसा ही आप बटन दबाओगे आपका वोट
सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा और दिल्ली में आपका वोट ही मजबूत सरकार बनाने वाला है। इसलिए वोट देना बहुत जरूरी है और वोट मोदी को मिले ये देखना भी जरूरी है। तो आप जरूर वोट करेंगे, आप वोट करेंगे। आपके पोलिंग बूथ में सब लोगों से वोट करवाएंगे, घर घर जाकर के लोगों को ले जाएंगे, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो वोट कराएंगे। कोई कितनी बार कहेगा कि मोदी तो जीत गया जीत गया जीत गया, तो भी वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये काम पक्का करना है भाइयों। आप इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मुझे अभी खबर मिली कि आज झारखंड में भी जहां चुनाव चल रहा है बहुत ही अच्छा मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और बड़े उत्साह के साथ इतनी गर्मी में भी लोग वोट करने के लिए निकले हैं। मैंने देखा है कि पहले से ये रैली बड़ी हो रही है। आप हर रैली में पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो मतदान के दिन भी मैं चाहूंगा कि आप पुराना रिकॉर्ड तोड़ दें। अगर पहले चरण में जितना परसेंटेज मतदान होगा तो दूसरे चरण में उससे ज्यादा होगा, दूसरे चरण में जितना मतदान होगा तीसरे चरण में उससे ज्यादा होगा, तीसरे चरण में मतदान होगा चौथे चरण में उससे ज्यादा होगा, पांचवें चरण में उससे ज्यादा होगा, छठे चरण में उससे ज्यादा होगा। हम मतदान भी बढ़ाते चले, रैलियां तो बड़ी करते जा रहे हैं, मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मतदान भी ज्यादा होना चाहिए। इसी अपेक्षा के साथ दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।